मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है हार पर हार, ठाकरे की हेकड़ी बरकरार। जब भी ठाकरे शब्द का नाम सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से बाला साहब ठाकरे के नाम का सबसे पहले स्मरण आता है। वे राजनीति की ऐसी शख्सियत थे जिनको विपक्षी दल भी सम्मान के साथ देखते थे, चाहे उनके हिंदुत्व पर कोई साथ हो या न हो, लेकिन सम्मान की दृष्टि से और यूं कहा जाए कि उनकी बहादुरी के कारण उनका सम्मान था। उन्होंने राजनीतिक पार्टी के रूप में शिवसेना का गठन किया और बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने अपनी नीतियां स्पष्ट की। उनका कहना था कि वे हिंदुत्व की विचारधारा के लिए महाराष्ट्र में काम करेंगे। उनकी देशव्यापी ख्याति थी। महाराष्ट्र के अलावा शिवसेना अन्य किसी राज्य में बहुत प्रभावशाली नहीं रही। इसके बावजूद भी शिवसेना के नेताओं को दूसरे राज्यों में भी खासा महत्व मिलता था। उनका एक और विचार बिल्कुल स्पष्ट था कि मेरी पार्टी में लोकतंत्र का कोई बहुत महत्व नहीं है, यहाँ मेरा ही कानून चलता है, जिसे साथ रहना है रहे, न रहना है न रहे। और वे कहते थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की स्थिति जब भी निर्मित होगी, मैं अपनी दुकान का शटर बंद कर दूंगा। इतने कठोर विचार रखने वाले बाला साहब ठाकरे प्रमोद महाजन जी के साथ मिलने के बाद एनडीए के साथ आए और भाजपा के साथ उनका गठबंधन हुआ। शिवसेना और भाजपा की विचारधारा लगभग समान है। मैं लगभग समान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुत्व विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा भाजपा की भी है और शिवसेना की भी। लेकिन बाला साहब ठाकरे के समय हिंदुत्व का जो भगवा है वह भाजपा से अधिक शिवसेना का दिखाई दिया और लोगों ने माना भी। इसलिए महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को बड़ा भाई माना और केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में रहेगी, इस प्रकार का गठबंधन हुआ। और ये गठबंधन ताउम्र चलता रहा जब तक बाला साहब ठाकरे थे। उनके निधन के बाद उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो उनके साथ राजनीति में कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाले राज ठाकरे को छोड़ते हुए बाला साहब ठाकरे ने अपनी दबंगाई या दमदारी जो कहें उसके आधार पर उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी चुना और वे शिवसेना के मुखिया हो गए। प्रतिरोध में राज ठाकरे ने एक अलग से राजनीतिक पार्टी बनाई और दोनों भाइयों में विभाजन हो गया। ये शिवसेना का एक संक्षिप्त विवरण है। लेकिन गठबंधन तोड़ना, भाजपा से दूर होकर चुनाव लड़ना और चुनाव में पराजित होना शिवसेना के लिए बड़ा झटका हुआ। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ और दोनों राजनीतिक पार्टियों को बहुमत मिला और सरकार बनाने का जनादेश मिला। लेकिन यह शर्त तय हुई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। भाजपा इसके लिए सहमत नहीं थी। यहाँ संजय राउत की भूमिका प्रारंभ हुई और उन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार का हुलिया बदल दिया। महाअघाड़ी का गठबंधन हुआ। शिवसेना, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस तीनों ने एक महाअघाड़ी गठबंधन बनाया और शिवसेना प्रमुख के रूप में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन शिवसेना के विधायकों के दिमाग में इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के साथ चलने की बजाय भाजपा के साथ चलने का विचार अधिक था, जो हमेशा उद्धव ठाकरे और संजय राउत के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में आता रहा। आखिर वो दिन आया, शिवसेना टूट गई और एक ऐसा विभाजन शिवसेना में हुआ जिसके कारण बड़ी संख्या में विधायक
शिवसेना से बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ बड़ी संख्या में विधायक असम चले गए और वहाँ से एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ और भाजपा के साथ समझौते के कारण बहुमत शिवसेना के उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया। उन्होंने त्यागपत्र दिया और भाजपा के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई। वो सरकार आज भी चल रही है और उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इसी प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी टूट हुई और एक धड़ा निकल करके उनके साथ गठबंधन में शामिल हो गया। शिवसेना के विभाजन और शिवसेना किसकी है इसको लेकर के अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में राजनीतिक भी विवाद चला, कार्यकर्ताओं के बीच में भी विवाद चला और विधायकों के बीच में भी विवाद चला। लेकिन इस मामले में एकनाथ शिंदे आगे रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के द्वारा भाजपा का साथ छोड़ना, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का से पल्ला झाड़ना उनके लिए महंगा पड़ गया और त्यागपत्र के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार बनी। उसे चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, बड़े वकील खड़े किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का सदन में बहुमत के लिए आग्रह करना अनुचित था, लेकिन आपने जब इस्तीफा ही दे दिया, यानी कि उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा ही दे दिया, तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कर सकता है, और उनका मामला टाई फिस हो गया और समाप्त हो गया। इसी प्रकार से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का असली स्वरूप किसके पास है, ओरिजिनल शिवसेना किसके पास है, इसको लेकर के चुनाव आयोग में चुनौती दी और यहाँ भी उद्धव ठाकरे हार गए और ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली गई और उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के पास है। लेकिन इतने सब झटकों के बाद भी उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीतिक भूल को समझने का प्रयास नहीं किया, ना ही अपने पिता के द्वारा कहे गए वाक्यों को याद करने का प्रयास किया, ना ही कभी वापस मुड़ करके भाजपा के साथ या एनडीए के साथ समझौता करने की कोशिश की, जबकि उनके अधिकांश विधायक और सांसद वापस एनडीए के पास चले गए, लेकिन एकड़ी तो बरकरार रही। अब विषय केवल एक जगह अटका हुआ था कि जिन एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले विधायकों को विधानसभा में अयोग्य करार दिए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था कि आप जल्दी निर्णय लीजिए कि ये योग्य हैं या अयोग्य हैं, इसका विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय आने के बाद उद्धव ठाकरे को बड़ा और गंभीर किस्म का झटका लगा, क्योंकि ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली ही मानते हुए और सारे विधायकों की को योग्य ठहराने का आदेश जो है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आ गया। अब उद्धव ठाकरे के पास संजय राउत के अलावा कोई ऐसा महत्वपूर्ण चेहरा नहीं बचा जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि शिवसेना कभी आने वाले समय में एक प्रभावशाली राजनीतिक दल बन करके उद्धव ठाकरे को फिर से सशक्त कर देगी। यहाँ एक विषय और साथ के साथ चलता है और वह यह है कि इंडी गठबंधन के अंदर उद्धव ठाकरे की महत्वपूर्ण भूमिका, ये महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी जाती थी कि उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का चेहरा प्रोजेक्ट करने के लिए भाजपा के समक्ष एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस का ज्यों ज्यों इंडी गठबंधन पर प्रभाव बढ़ता गया, त्यों त्यों वे सब लोग बाहर होते गए जो कभी एनडीए का हिस्सा होते थे। उद्धव ठाकरे भी बाहर कर दिए गए और नीतीश कुमार भी जो एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, उनको भी दरकिनार करने की पॉलिटिक्स कांग्रेस के द्वारा की गई। यही स्थिति ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि ममता बनर्जी भी एक समय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ केंद्र की सरकार में शामिल थी, लेकिन पश्चिमी बंगाल में ममता का अधिक प्रभाव होने के कारण उन्हें पूछा तो जाता है, या आज की खबर के हिसाब से तो ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें सूचना भी दी जाती रहती है। इस प्रकार एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसका पूरे देश में राष्ट्रवाद के नाम पर, भगवाकरण के नाम पर एक असीमित प्रभाव था, जबरदस्त प्रभाव था, वह राजनीतिक पार्टी विभाजन की कगार पर पहुंचने के बाद एक व्यक्ति, एक नाम, ठाकरे नाम के साथ जुड़े होने का जो उसे लाभ मिलता था, वह लाभ इससे दूर हो गया। परिणाम यहाँ तक आ गया कि जिस हिंदुत्व के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मैच का विरोध करते हुए बाला साहब ठाकरे ने पिच खुदवाने का आदेश दिया था, उसी बाला ठाकरे के परिवार के
उत्तराधिकारी उनके पुत्र उद्धव ठाकरे राम मंदिर के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की आलोचना करते हैं और औरंगजेब को अपना मित्र बनाते हैं, ये एक राजनीतिक गलत निर्णय का इतना गंभीर परिणाम हो सकता है, यह देखने वाली घटना है। और इस घटना के बाद ये कहा जा सकता है कि एक के बाद एक हार पाने वाले उद्धव ठाकरे की हेकड़ी अभी भी बरकरार है, न जाने कौन से झटके की प्रतीक्षा कर रही है। आज के अंक में इतना ही, फिर किसी खास महत्व के मुद्दे के साथ आपसे चर्चा करेंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।